जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 19 अक्टूबर 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो अथवा इंटरव्यू हो। आज का न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, डिटेल से न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। फर्स्ट पेज पे कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है और आप जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जाकर के ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट होता है उसको इस तरह से मैं टिक करके टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देता हूँ। वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंडिया इजराइल के बीच में FATF पे अगले महीने बातचीत। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के भारत और इजराइल के बीच में अगले महीने बातचीत होने वाली है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के अगले महीने बातचीत होने वाली है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे देश के विदेश मंत्री S जयशंकर वर्तमान में कहाँ पे हैं, तो इजराइल गए हुए हैं और इजरायली समकक्ष, ये उनके इजरायली समकक्ष हैं, यानी इजराइल के विदेश मंत्री हैं, वहाँ से बातचीत कर रहे हैं उनसे। और भारत और इजराइल के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा और कई सारी अन्य पर्सपेक्टिव भी इस न्यूज़ में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और डिटेल से डिस्कस करूंगा। सबसे पहले इंडिया इजराइल संबंधों की शुरुआत होती है 17 सितंबर 1950। भारत ने इजराइल को औपचारिक राजनयिक मान्यता प्रदान की। इसके तुरंत बाद बॉम्बे में एक आवर्जन कार्यालय स्थापित किया गया, जिसे बाद में एक वाणिज्यिक दूतावास में बदल दिया गया। वर्ष 1992 में पूर्ण राजनयिक संबंध की स्थापना किया गया। 1992 में 1992 का वर्ष काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में नरसिम्हा राव की सरकार थी और नरसिम्हा राव जी के द्वारा इजराइल को पूर्ण राजनयिक मान्यता दिया गया है और इसके बाद दोनों देश एक दूसरे के यहाँ दूतावास खोले, कॉन्सुलेट दोनों देश ने एक दूसरे के यहाँ खोला और इसके बाद संबंधों में आश्चर्यजनक प्रगति हुई। 2017 में जब दोनों देश के राजनयिक संबंध की 25 वर्ष कंप्लीट हुआ तो उस समय में इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत की यात्रा पर आए थे और उसके जस्ट बाद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी इजराइल की यात्रा पे गए थे। अब देखो, इजराइल भारत संबंधों को लेकर के मैं देखूं तो सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला पॉइंट है स्वास्थ्य सेक्टर। आप सभी को याद होगा कि कोरोना की दूसरी लहर जब चल रही थी, वैसी कंडीशन में भारत ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा था, भारत मेडिसिन की कमी से जूझ रहा था। ऐसे कंडीशन में विश्व की में कई देशों ने भारत की मदद की थी और उसमें सबसे प्रमुख मदद था इजराइल का। इजराइल ने भी ऑक्सीजन प्लांटेशन के लिए भारत में काफ़ी हेल्प किया था और साथ ही साथ दवा, तकनीक या अन्य चीज़ों को भी मदद उस समय में इजराइल ने भारत का किया था। साथ ही साथ इस न्यूज़ में अगर आप पढ़ोगे, यहाँ पे दिया हुआ है इजराइल और भारत ने दी दोनों एक दूसरे के वैक्सीन की मान्यता। एक दूसरे की वैक्सीन को मान्यता को लेकर के भारत का कई सारे देशों के साथ डिस्प्यूट चल रहा है वर्तमान में। विश्व के कई देश हैं जो भारत की वैक्सीन को अभी तक मान्यता नहीं दिया है और इसी का विवाद चल रहा था ब्रिटेन के साथ। आपको याद होगा, ब्रिटेन के साथ भारत का यही विवाद चल रहा था। हालांकि अब ब्रिटेन ने भी भारत की वैक्सीन को मान्यता दे दिया। तो इजराइल ने भारत की वैक्सीन को मान्यता दिया, इसका मतलब क्या है कि आपने भारत में कोरोना की वैक्सीन का कोई 2 डोज लगा लिया है तो अब आप इजराइल की यात्रा पे जा सकते हैं, आपको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। रक्षा सेक्टर सबसे महत्वपूर्ण है। भारत सबसे अधिक हथियार का जो आयात करता है, हथियार की खरीद करता है, वो करता है रूस के साथ और रूस के बाद सबसे अधिक हम हथियार खरीदते हैं इजराइल के साथ। तो भारत जो है इजराइल के साथ रूस के बाद सबसे अधिक हथियार खरीदता है। आपको याद होगा कल के पेपर में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी बाउंड्री है, अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री है चीन के साथ, यहाँ पे चीनी सैनिक घुसपैठ करते रहते हैं। तो वैसे कंडीशन में यहाँ पे जो है निगरानी कौन करेगा, तो निगरानी करेगा हेरॉन ड्रोन। और ये हेरॉन ड्रोन हमने इजराइल से मंगाया है। हम कई सारे हेरॉन ड्रोन इजराइल से लीज पे भी ले रहे हैं और कई सारे ड्रोन हमने इजराइल से परचेज किया है। हेरॉन ड्रोन हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि किस देश का बना हुआ है, तो ये इजराइल का बना हुआ है, जो भारत में अरुणाचल प्रदेश की सीमा की सुरक्षा करेगा, उसकी निगरानी करेगा ताकि चीनी घुसपैठिया अरुणाचल प्रदेश में ना घुस जाए।
कृषि सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों देशों के बीच में कृषि को लेकर के 2015 में बागवानी को लेकर के समझौता हुआ था। साथ ही साथ इजराइल की जो ड्रिप सिंचाई परियोजना है, जिसे ड्रिप इरिगेशन पद्धति कहते हैं या ड्रिप सिंचाई परियोजना कहते हैं, दूसरे लफ्जों में इसे पर ड्रॉप मोर क्रॉप कहते हैं, यानी कम पानी में अधिक खेती हो जाए। देखो, हमारे देश में 2016 में एक समिति बना था, अशोक दलवई समिति। अशोक दलवई समिति ने एक सिफारिश दिया था कि किस तरह से किसानों की आय को दोगुना किया जाए, और हमने टारगेट रखा है 2022 का। 2022 तक किसानों की आय को दोगुना किया जाएगा। अशोक दलवई समिति की सिफारिश पे प्रधानमंत्री 7 सूत्री कार्यक्रम आए थे, यानी 7 ऐसा सेक्टर को सिलेक्ट किया गया था, 7 ऐसे सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया गया था जिसके आधार पे 2022 तक में किसानों की आय को दोगुना किया जा सकता है। और उसमें एक पार्ट था पर ड्रॉप मोर क्रॉप या ड्रिप सिंचाई परियोजना, यानी 2022 तक अगर हमें किसानों की आय को दुगुना करना है तो इजराइल की जो टेक्निक है ड्रिप सिंचाई परियोजना के द्वारा भी हम किसानों की आय को दुगुना कर सकते हैं 2022 तक। बागवानी, खेती, बागान प्रबंधन, नर्सरी प्रबंधन, सूक्ष्म सिंचाई, सिंचाई पश्चात प्रबंधन क्षेत्र में इजरायली प्रौद्योगिकी भारत से काफ़ी आगे है और हमें काफ़ी लाभ इससे मिलता है। इसका सबसे अधिक लाभ उठाया हरियाणा और महाराष्ट्र ने। जल संसाधन, इजराइल की तुलना में भारत के पास पर्याप्त जल है। भारत के पास पर्याप्त जल है, लेकिन भारत में कई जगह ऐसे हैं जो वाटर क्राइसिस से गुजर रहे हैं। मसलन आपको याद होगा कि चेन्नई का जो सिटी है चेन्नई, वहाँ पे पानी की इस तरह की समस्या थी कि हमें अपने यहाँ से मालगाड़ी के द्वारा चेन्नई में पानी भेजना पड़ा। इसी तरह से शिमला में पानी की समस्या इस तरह से थी कि शिमला के स्थानीय नागरिकों ने कह दिया था कि पर्यटन हमारे यहाँ जो पर्यटक आते हैं वो ना आए, क्योंकि हम पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो इजराइल जिसके पास पानी बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे ग्राउंड वाटर नहीं है, वो क्या करते हैं कि वो समुद्र के खारे पानी को कन्वर्ट कर देते हैं पीने लायक पानी में। प्राइम मिनिस्टर मोदी की यात्रा हुई थी इजराइल में, तो वैसे कंडीशन में इजराइल के जो प्रधानमंत्री थे बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को विजिट करवाया था एक बीच पे, समुद्र के एक बीच पे विजिट करवाया था। और वहाँ पे एक जो है गाड़ी आई, जीप टाइप की गाड़ी कह सकते हो। इस जीप टाइप की गाड़ी से जो है इन्होंने इमीडिएटली क्या किया कि पानी, समुद्र का पानी उठाया इस जीप टाइप की गाड़ी ने, और इसको जो है शुद्ध करके इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर मोदी को 1 गिलास पानी पिलाया गया और 1 गिलास पानी पिलाया गया बेंजामिन नेतन्याहू को। तो आप सोच सकते हो कि इमीडिएटली समुद्र के खारा पानी को पीने लायक पानी बना देना, ये टेक्निक इजराइल के पास है। अगर ये टेक्निक हमारे पास आ जाए तो चेन्नई जैसा सिटी जहाँ पे काफ़ी पानी है, वो समुद्र के किनारे बसा हुआ, वहाँ पे काफ़ी पानी है, तो वो चेन्नई जैसे सिटी की वाटर स्कार्सिटी की समस्या, पानी की जो कमी है उसकी समस्या को हम समाधान कर सकते हैं, राइट। इजराइल में कृषि, उद्योग, सिंचाई आदि कार्यों में पुनर्चक्रित पानी, रिसाइकल्ड वाटर का उपयोग होता है, और हमें भी अपने यहाँ रिसाइकल्ड वाटर को यूज के लिए इजराइल की आवश्यकता है। भारत जैसे विकासशील देशों में 80% आबादी पानी की भूजल से पूरी होती है, यानी ग्राउंड वाटर से हमारी नीड पूरी होती है 80%, और इसके कारण भूजल का दोहन हो रहा है। निश्चित तौर पे इसे रोकने के लिए हमें इजरायली टेक्निक की आवश्यकता है, जो इजराइल सहयोग भी कर रहा है भारत का। अब देखो सहयोग के अन्य क्षेत्र जो इस न्यूज़ में डिस्कस किया गया, एक तो है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे हम वार्ता करने वाले हैं, जो अगले महीने से संभावित वार्ता है। और दूसरा है कि इजराइल भारत में एक संगठन है, भारत बेस्ड संगठन है, इंटरनेशनल संगठन है, जिसका नाम है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना हुआ था पेरिस समझौता 2015 के बाद। भारत की अध्यक्षता और फ्रांस की उपाध्यक्षता में इसकी स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव में। इसका सदस्य इजराइल बनने के लिए हामी भर दिया। देखो इजराइल क्या है कि कई सारे संगठन, इजराइल क्या है कि मोस्टली उस संगठन का पार्ट होता है जिसका पार्ट USA है। जिस संगठन का पार्ट USA होता है नॉर्मली इजराइल उसी संगठन का पार्ट होता है, लेकिन ISA ऐसा पहला संगठन होगा जिसका इजराइल पार्ट होगा, जिसका USA पार्ट नहीं है, लेकिन बावजूद इजराइल इसका पार्ट होगा। तो ये इजराइल और भारत की दोस्ती को दिखाता है बेसिकली। देखो कोशिश किया है मैंने कि भारत और इजराइल संबंधों को लेकर के एक कॉन्क्रीट
कॉन्क्रीट नॉलेज या कॉन्क्रीट डिस्कशन आपके सामने मैं रखूँ। मैं कोशिश करता हूँ, मेरी कोशिश आपको सफल होगी या आपको एक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपका क्लियर होगा कि भारत इजराइल संबंध बेसिकली है क्या और इसे कहाँ तक ले जाने की आवश्यकता है। तो आई थिंक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपका यहाँ से क्लियर हुआ होगा। विश्वविद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र शुरू होने में लगेगा वक्त। देखो, जब भी इस तरह का न्यूज़ आए तो जो संस्था इंपॉर्टेंट हो उस संस्था के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक संस्था का जिक्र है और ये संस्था है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये संस्था काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप याद करोगे यूजीसी के बारे में तो इतिहास में आपको जाना होगा कर्जन के पीरियड में विश्वविद्यालय आयोग का गठन सबसे पहले किया गया था, कर्जन के पीरियड में 1905 या 1906 के आसपास, राइट। तो ये संस्था के बारे में आपको पता होना चाहिए। हमने ऑलरेडी कई बार डिस्कस किया है, इसलिए मैं आज इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। कोवैक्सीन को लेकर के जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेकर डब्ल्यूएचओ लगातार कह रहा था कि हम कोवैक्सीन को लेकर के डिसीजन लेने वाले हैं कि कोवैक्सीन को भी मान्यता दिया जाए। देखो, भारत में 2 वैक्सीन है। एक वैक्सीन तो है कोवैक्सीन, दूसरा है कोविडशील्ड। तो कोविडशील्ड अगर आप ले लेते हैं तो विश्व के किसी देश का आप यात्रा कर सकते हैं, लेकिन कोवैक्सीन अगर लेते हैं तो विश्व के किसी देश का आप यात्रा नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इसको डब्ल्यूएचओ ने अभी तक कोवैक्सीन को मान्यता नहीं दिया। तो ऐसे कंडीशन में हम लगातार बोल रहे हैं कि डब्ल्यूएचओ आप हमें कोवैक्सीन को भी मान्यता दीजिए, क्योंकि कोवैक्सीन का निर्माण पूरी तरह से इंडिया में किया गया, इंडिया के कंपनी के द्वारा किया गया, इंडिया में रिसर्च किया गया। और ये जो कोविडशील्ड है, कोविडशील्ड का निर्माण भले ही इंडिया में किया गया है, इसका निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, जो पुणे में स्थित है, उन्होंने निर्माण किया है। लेकिन जो इसका रिसर्च है वो इंडिया में नहीं किया गया, उसका रिसर्च किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। रिसर्च ऑक्सफोर्ड ने किया, बनाया गया है सीरम ने, और इसको जो है भारत बायोटेक ने बनाया भी है और भारत बायोटेक ने इसका रिसर्च भी किया। गंगा किनारे के स्थानीय निकायों में मानव अवशिष्ट प्रबंधन पे जोर। देखो, नमामि गंगे परियोजना इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में। इसका कई सारा पार्ट है। इसका बेसिकली ये है कि गंगा नदी के फ्लो को बना रहना चाहिए। गंगा नदी का जो फ्लो है वो अभी के समय में गंगा नदी का अच्छा फ्लो है, लेकिन जब गर्मी का मौसम होता है तब गंगा नदी का फ्लो बहुत कम हो जाता है, या मैं कहूँ कि आपको जनवरी फरवरी का समय होता है, गंगा नदी का फ्लो काफ़ी कम हो जाता है, अप्रैल तक। तो इसके फ्लो को बना रहे, गंगा नदी को पुनर्जीवित किया जाए, राइट, गंगा नदी को शुद्ध किया जाए। ये बेसिकली टारगेट था नमामि गंगे परियोजना का। इसका क्रियान्वयन जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। और इसमें क्या किया गया है, आज का न्यूज़ क्या है कि इसमें अवशिष्ट प्रबंधन किया जाएगा, मानव अवशिष्ट प्रबंधन किया जाएगा। होता है क्या, जैसे मैं पटना में रहता हूँ, तो पटना में क्या होता है कि जो नाली है, तो ये नाली के माध्यम से जो है अवशिष्ट वो जाता है, आपको गंगा नदी में मिल जाता है, राइट। तो इसी तरह से गंगा किनारे जितने भी सिटी है वहाँ पे क्या होता है कि जो नाली के माध्यम से अवशिष्ट गंगा में गिर जाती है, गंगा अपवित्र हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में जो सिटी है या जो गांव है जहाँ से अवशिष्ट गंगा में मिलता है, वहाँ का जो स्थानीय निकाय होगा, चाहे वो नगर पालिका हो गया, चाहे वो पंचायत वगैरह हो गया, वहाँ पे मानव अवशिष्ट प्रबंधन केंद्र बनाया जाएगा, ताकि जो मलमूत्र है या अवशिष्ट है या पूरा कचरा है वो गंगा में ना जाए। तो इसके लिए सरकार काम कर रही है। और वास इंस्टीट्यूट करेगा स्वच्छता और मानव अवशिष्ट प्रबंधन से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण ये देगा। और इससे क्या होगा कि गंगा किनारे जितने भी आई थिंक राज्य हैं, जैसे उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उसके बाद बिहार हो गया, झारखंड हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया, इस सभी राज्यों को इससे फ़ायदा मिलेगा। देखो, एक बार इसको भी पढ़ सकते हो। कल हमने डिस्कस किया था इस संस्थान के बारे में, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संस्थान के बारे में कल हमने डिस्कस किया था। हिमाचल में बनी 9 दवाई सहित 43 सैंपल को फेल किया है। तो मैंने कल भी बोला था कि ये जो संस्था है केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, ये बेसिकली किसी भी ड्रग को इंडिया में रेगुलेट होना चाहिए, क्या वो ड्रग मानक का अनुपालन कर रहा है कि नहीं, वो दवाई क्या मानक का अनुपालन कर रहा है कि नहीं, ये डिसीजन लेने का काम बेसिकली ये संस्था करता है।
कौन सी वैक्सीन इंडिया में काम करेगा, कौन सी कोरोना वैक्सीन इंडिया में काम करेगा नहीं करेगा, इस सारा का सारा डिसीजन ये संस्था लेती है। वनडे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि रेड लाइट ऑन गाड़ी, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, यानी रेड लाइट जहाँ पे ऑन हो जाएगा वहाँ पे अपनी गाड़ी को ऑफ कर लीजिए। ये अभियान की शुरुआत किया गया दिल्ली में, ताकि इससे क्या होगा कि फ्यूल का बचत होगा। एक बार इसको भी देख सकते हैं आप लोग। देखो यहाँ पे कृषि कानून को लेकर के डेली न्यूज़ आता है, तो डेली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कृषि कानून को लेकर के एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था, वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि तीनों ही कृषि कानून पहले क्या है, उसका बेसिक प्रोविज़न आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ तीनों ही कृषि कानून में क्या पॉजिटिव उसका इम्पैक्ट है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्यों उसका लोग विरोध कर रहा है, ये सारे के सारे पर्सपेक्टिव आपको पता होना चाहिए। मैंने वीडियो बना दिया था, वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। व्यापार बढ़ाने के लिए भारतीय समुद्र में शांति एवं स्थिरता कायम रखना जरूरी, राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट है। राजनाथ सिंह नई दिल्ली में नौसेना कमांडर के सम्मेलन में ये बोल रहे थे। तो वनडे एग्जाम वगैरह में पूछा जा सकता है नौसेना सम्मेलन कहाँ हुआ था, नौसेना कमांडर सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में। देखो ये क्वेश्चन मैंने देखा है कि कई बार वनडे एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन पूछा है कि मुंबई का पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील, काफ़ी चर्चा में था रेस्टोरेंट ऑन व्हील, ये बनाया गया मुंबई के छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन टर्मिनल पे बनाया गया। तो रेस्टोरेंट ऑन व्हील क्या है कि यहाँ पे यानी रेस्टोरेंट जो है व्हील पे होगा, यानी रेलगाड़ी में रेस्टोरेंट का निर्माण किया गया, जो मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पे किया गया। वनडे एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन पूछा है और फिर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। आई थिंक बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। कोरोना प्रोत्साहन पैकेज में वापसी में जल्दबाजी नहीं। देखो यहाँ पे कई सारे पॉइंट की चर्चा किया गया। सबसे पहले तो ये पॉइंट आपको जानना चाहिए कि भारतीय जीवन बीमा यानी LIC IPO लॉन्च करने वाला सरकार प्रतिबद्ध है कि IPO इसका इसी साल आ जाएगा। IPO कई सारी कंपनी जारी करती है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। LIC के बारे में गवर्नमेंट की कंपनी है, इसलिए आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा है कि जो पैकेज सरकार ने आत्मनिर्भर पैकेज दिया था, उसमें MSME के लिए बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ लोन आवंटन करने की चर्चा किया गया था, यानी 3 लाख करोड़ रुपए का लोन आवंटन किया गया MSME को, वो भी बिना गारंटी के। 80 करोड़ लोगों को जो है प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत जो है मुफ्त में अन्न दिया गया। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण कदम ये भी उठाया गया था आत्मनिर्भर पैकेज में कि 10 प्रमुख सेक्टर को PIL योजना दिया गया। PIL क्या होता है? प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। जितना आप प्रोडक्शन कीजिएगा उसके आधार पे PLI होता है, PLI प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। जितना प्रोडक्शन कीजिएगा उतना आपको इंसेंटिव मिलेगा। अगर हमें चीन से कंपटीशन करना है, चीन से आगे बढ़ना है, तो ऐसे कंडीशन में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे हमें जोर देना होगा। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जोर देने के लिए सरकार ने PLI योजना लाया है, यानी किसी भी चीज़ का अगर आप उत्पादन कीजिएगा, जितना उत्पादन कीजिएगा उतना आपको अधिक सब्सिडी मिलेगा। और ये 10 सेक्टर को इसमें शामिल किया गया था। उस 10 सेक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए। टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा 10 सेक्टर का नाम। ISA की चौथी आम सभा शुरू, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसकी स्थापना 2015 में किया गया था, इसकी चौथी मीटिंग इसकी शुरू हो गई है। और इसकी लीड, इसकी अध्यक्षता करेंगे भारत के बिजली और गैर पारंपरिक ऊर्जा मंत्री RK सिंह इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। भरत झुंझुनवाला का एडिटोरियल हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो शख्स हैं इनका एडिटोरियल जरूर पढ़ें, काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल लिखते हैं। डिटेल से डिस्कस कर दूंगा इस एडिटोरियल के बारे में। आयातित तेल पे निर्भरता घटाए। देखो एडिटोरियल कब इंपॉर्टेंट होता है? एडिटोरियल तभी इंपॉर्टेंट होता है जब उसका कुछ पॉजिटिव पॉइंट मिल जाए, कुछ नेगेटिव पॉइंट मिल जाए। जैसे मान लो
नॉर्मली अगर आप क्या सोचोगे, आप सोचोगे कि तेल के दाम जिस तरह से बढ़ रहा है वर्तमान में, तेल का दाम बढ़ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको नेगेटिव दिखेगा कि तेल के दाम बढ़ना जो है हमारे लिए नेगेटिव है, चूँकि हमें पेट्रोल महंगा मिलता है, महंगाई उससे बढ़ती है। लेकिन इसका कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होता है जो इन्होंने इस एडिटोरियल में डिस्कस किया है कि तेल के दाम बढ़ने से उसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट या पॉजिटिव प्रभाव भी अर्थव्यवस्था पे पड़ता है, लोगों के जीवन पे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है, तो उसके बारे में भी इन्होंने डिस्कस किया है। तो एक अच्छा एडिटोरियल वो होता है जहाँ पे कुछ नेगेटिव पॉइंट के साथ साथ कुछ पॉजिटिव पॉइंट के बारे में भी हो और साथ ही साथ एक कंक्लूजन हो आपके दिमाग में। जैसे इस एडिटोरियल में जो सबसे पहले डिस्कस किया गया है कि हम आयातित तेल पर निर्भरता घटाएं, इसके लिए इन्होंने डिस्कस किया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि हमें, चूँकि भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता का, भारत अपनी ज़रूरत का 85% तेल आयात करता है, यानी 100 लीटर तेल की हमें आवश्यकता होती है तो उसमें 85 लीटर तेल हम विदेश से आयात करते हैं। ऐसी कंडीशन में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि हमें तेल पर निर्भरता धीरे धीरे कम करके 50% करना होगा, यानी 85% से घटा करके हमें 50% करना होगा। तो ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऐसा कह दिया, इसका एक रोड मैप भी तैयार किया गया और वो रोड मैप था नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी यानी राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में कहा गया कि 2022 तक हम 10% पेट्रोल में इथेनॉल मिलाएंगे और 2025 तक हम 20% पेट्रोल में इथेनॉल मिलाएंगे। अगर 25 तक हम 20% पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना शुरू करें तो इसका मतलब क्या है कि 20% हम तेल विदेश से कम आयात करेंगे, राइट। तो इसी रोड मैप पे हम आगे बढ़ रहे हैं कि किस तरह से हम तेल की कमी कम करें, विदेश से निर्भरता कम करें। और चूँकि एथेनॉल का उत्पादन नॉर्मली किसान के द्वारा किया जाता है, किसान की जो वस्तु होती है जैसे ईख होता है, आलू वगैरह होता है या कई सारी अन्य चीज़ें होती है जो अपशिष्ट होते हैं, पराली वगैरह होता है, उससे निर्माण होता है इथेनॉल का, तो इससे डायरेक्ट फायदा किसानों को मिलेगा। अब देखो तेल बढ़ने का हानि क्या है। सबसे पहला हानि है कि व्यापार घाटा हमारा बढ़ रहा है। कल भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो हम अपनी ऊर्जा ज़रूरत है वो विदेशों पर निर्भर है और हमें अपनी ऊर्जा ज़रूरत की आवश्यकता की पूर्ति के लिए 185 बिलियन डॉलर का आयात करना पड़ता है विदेशों से। बहुत बड़ा अमाउंट होता है। पाकिस्तान की जीडीपी की अगर बात करोगे तो लगभग 300 साढ़े 300 डॉलर का अरब डॉलर का जीडीपी है, यानी जितना ऊर्जा आयात हम जो है एक वर्ष में विश्व के देशों के साथ करते हैं उसका दुगुना कर दो, उतना पाकिस्तान की जीडीपी नहीं है। तो सोच सकते हो कितना बड़ा अमाउंट का हम प्रत्येक वर्ष आयात करते हैं। तो क्या होता है, इससे व्यापार घाटा बढ़ता है। तेल का दाम बढ़ेगा तो महंगाई भी बढ़ेगा, निश्चित तौर पर महंगाई बढ़ेगा। लेकिन तेल के दाम बढ़ने का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? सबसे पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि तेल का दाम बढ़ता है तो अर्थव्यवस्था में गति बढ़ती है और निर्यात बढ़ता है। जैसे कोरोना के समय में आप याद करो कि तेल का दाम बहुत कम हो गया था, विश्व बाजार में तेल का दाम बहुत कम हो गया था कोरोना के समय में, लेकिन उस समय में अर्थव्यवस्था में सुस्ती थी। अभी तेल का दाम बढ़ा है, इसका मतलब अर्थव्यवस्था में अभी गति आ गया, और गति आ गया तो क्या होगा कि भारत निर्यात अधिक कर पाएगा। दूसरा, राइटर का कहना है कि खाड़ी देशों में कार्यरत कर्मी अधिक रेमिटेंस मिलेगा। तेल का दाम बढ़ेगा, हमारे देश का सबसे अधिक नागरिक कहाँ पर रहते हैं? तो खाड़ी देशों में रहते हैं, सऊदी अरब में रहते हैं, यूएई में रहते हैं। तो तेल का दाम बढ़ेगा तो ये जो कर्मी है वहाँ पे, जो हमारे देश के कर्मी रहते हैं, मजदूर रहते हैं वहाँ पे कर्मचारी रहते हैं, इंजीनियर रहते हैं, वो अधिक से अधिक पैसा भारत को भेजेंगे। तेल का दाम बढ़ेगा तो अधिक से अधिक पैसा भारत में आएगा, रेमिटेंस अधिक से अधिक मिलेगा। उच्च कौशलता में सुधार होगा जिससे अधिक दक्ष गाड़ी का निर्माण होगा। तेल का दाम बढ़ेगा तो क्या होगा कि जो कंपनी है, जैसे मान लेते हैं बजाज एक कंपनी है, तो बजाज ऐसी गाड़ी का निर्माण कर सकेगी जो अधिक माइलेज देता है। मान लेते हैं कि पहले बजाज बनाती थी 1 लीटर तेल में 50 किलोमीटर चलने वाली गाड़ी। अब बजाज के पास में ये प्रेशर होगा कि वो उच्च दक्षता की गाड़ी बनाए, यानी 1 लीटर तेल में वो 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर चलने वाली गाड़ी का निर्माण करें। नवीकरणीय ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा की मांग बढ़ेगी। जैसे अभी के समय में क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी का डिमांड काफ़ी बढ़ गया। जब से तेल का दाम बढ़ा है तो इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी का डिमांड बढ़ गया। तो जब भी तेल का दाम बढ़ेगा तो इससे क्या होगा कि नवीकरणीय ऊर्जा का डिमांड बढ़ जाएगा, सोलर एनर्जी का डिमांड बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, और अंतोगत्वा ये हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद है।
एक कॉन्क्रीट डिस्कस इन्होंने किया है कि आयातित तेल की निर्भरता घटाएं और उसकी जगह वैकल्पिक ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाना हमें आवश्यक है। इसको खुद से पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ पॉइंट है जो यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। देखो, जनसंख्या नियंत्रण कानून क्या देश में लागू होना चाहिए? अगर मुझसे पूछा जाएगा तो इसका एक कॉन्क्रीट जवाब नहीं है, पूरे देश में लागू हो ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कुछ जगह लागू होना चाहिए। टोटल फर्टिलिटी रेट अगर आप देखोगे, कहा जाता है कि अगर टोटल फर्टिलिटी रेट किसी भी राज्य का 2.1 हो तो वहाँ की जनसंख्या स्टेबल है, यानी वहाँ की जनसंख्या ना तो अधिक बढ़ेगी ना अधिक कम होगी। लेकिन टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से अगर अधिक है किसी भी राज्य का तो वैसे कंडीशन में वहाँ की जनसंख्या लगातार बढ़ेगी। इसी तरह से टोटल फर्टिलिटी रेट कम है किसी भी राज्य का 2.1 से, तो वैसे कंडीशन में वहाँ की जनसंख्या लगातार घटेगी। तो साउथ के कई स्टेट हैं जो वहाँ पे बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है, वहाँ के टोटल फर्टिलिटी रेट TFR टोटल फर्टिलिटी रेट जो है 2.1 से कम है, तो वैसे कंडीशन में वहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन बिहार जैसे राज्य में, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से कहीं ज़्यादा है, तो निश्चित तौर पर वहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। बाकी इसको पढ़ लेना, ये मेरा इंडिविजुअल राय हो सकता है, आपकी राय कुछ और हो। इसको भी मैंने हाईलाइट किया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार इसको भी देख सकते हैं। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट मुझे लगा मैंने उसको यहाँ पे चिन्हित कर दिया। उपग्रह के सहारे मौसम अनुकूलित बीज तैयार करेगा ईडी। वाराणसी स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में है। एक तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है और एक है आपको वाराणसी में। वो एक अब उपग्रह के आधार पे, उपग्रह जो है वो डिसाइड करेगा कि किस तरह से मौसम अच्छा होना चाहिए। उस उपग्रह के डिसीजन के अनुसार जो है मौसम अनुकूलित बीज तैयार करेगा ईडी यानी चावल अनुसंधान संस्थान। अब देखो, जब भी इसरो के इंपॉर्टेंस को आपको लिखना हो तो इसरो का इंपॉर्टेंस बहुत सारे सेक्टर में, लेकिन कृषि सेक्टर में इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं। इसरो किस तरह से भारत की कृषि को प्रभावित कर रही है, इस पॉइंट को वहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं कि कृषि के माध्यम से, उपग्रह के माध्यम से अब अनुकूलित बीज ईडी तैयार कर रही है और उपग्रह या अनुकूलित मौसम के अनुसार बीज तैयार होगा, जिससे फसल और उत्पादकता अधिक होगी। कड़ी धूप में कपड़ा बनेगा कवच, बेअसर होगी यूवी किरण, अल्ट्रा वायलेट रे किरण बेअसर होगी। यहाँ पे दो चीज़ों का आपको याद रखना। एक तो सबसे पहले याद रखो आपकी वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में, राइट। दूसरा ये है कि इस तरह का हम कवच तैयार करेगा जिससे यूवी किरण, जिससे बेअसर होगी, यानी आपके शरीर तक यूवी किरण, अल्ट्रा वायलेट किरण प्रवेश नहीं करेगी। और इसके लिए जो पौधा मिलने वाला है वो पौधा हम दक्षिण अफ्रीका से पौधा मंगाएंगे। उस पौधा का नाम है यह कपड़ा दक्षिण अफ्रीका में होने वाले पौधे से मिलने वाली बायोपॉलीमर गिलगिन से नायलॉन से बना है, राइट। इस पॉइंट को भी एक बार आप लोग देख सकते हैं। इसको भी आप लोग एक बार देख लेना कि भावना देवी ने फ्रांस में तलवारबाजी स्पर्धा जीती। तो भावना देवी ने फ्रांस में जो है राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, तलवारबाजी प्रतिस्पर्धा जो है इन्होंने जीता है। चीन ने किया हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण। हालांकि चीन ने सफाई दिया है कि वो इस तरह का कोई प्रशिक्षण नहीं किया, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है। देखो, मिसाइल के स्पीड के आधार पर सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल की तय किया जाता है। एक मैक स्पीड नॉर्मली होता है 342 या 344 मीटर प्रति सेकंड। एक मैक होता है, यानी साउंड की स्पीड जो है उसको, साउंड की स्पीड यानी हवा में साउंड की स्पीड को कहा जाता है एक मैक स्पीड। सबसोनिक मिसाइल वैसे मिसाइल को कहा जाता है जिसकी स्पीड एक मैक से कम हो, 0.9 मैक हो, उसे सबसोनिक मिसाइल कहा गया। और मैक क्या हुआ कि हवा में साउंड की स्पीड को मैक कहा गया, जो है 342 या 343 के आसपास है एग्जैक्टली।
342 या 343 मीटर प्रति सेकंड है एक मैक। सुपरसोनिक क्या हुआ कि एक मैक से अधिक स्पीड हो और 3 मैक से कम स्पीड हो तो इसे कहा गया है सुपरसोनिक। और हाइपरसोनिक किसे कहा गया है कि जो एक्सीड करेगा 5 मैक से स्पीड जिसका अधिक हो गया उससे कहा गया सुपरसोनिक मिसाइल, राइट। 5 मैक स्पीड होना चाहिए, यानी लगभग मान लो 1600 मीटर या 1700 मीटर के आसपास प्रति सेकेंड जिसका स्पीड हो उसे कहा गया हाइपरसोनिक मिसाइल। एक न्यूज़ यहाँ पे इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, हो सकता है वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दें कि रूसी फिल्म मेकर है जिन्होंने एक फिल्म बना रहे हैं जिस फिल्म का नाम है चैलेंज, और उसकी शूटिंग किया है उन्होंने अंतरिक्ष में, राइट। तो ये अंतरिक्ष में शूटिंग करने वाली पहली फिल्म बन जाएगी। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।